दुनिया में तेल और गैस का संकट पैदा हो चुका है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल के ईरान से जंग की वजह से भारत में भी गैस की किल्लत आशंका दिखाई दे रही है और ऐसे में देश भर में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में तो कई जगह गैस एजेंसियों पर तड़के 3 बजे से ही लोग सिलेंडर लेकर के पहुंच गए, लेकिन लाइन में लग करके घंटों इंतजार के बाद भी सिलेंडर नहीं मिला। इधर कई राज्य में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक से होटलों और रेस्टोरेंट्स में खाना तक नहीं बन पा रहा है। होटल रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। हालांकि सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए सख्त कदम भी उठाने की बात कही है। गैस सप्लाई की समीक्षा के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। गैस की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू किया गया है, लेकिन विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष पूछ रहा है कि जब हालात बिगड़ने के आसार थे तो पहले से कदम क्यों नहीं उठाए गए? सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा जनता क्यों भुगते? इन सवालों के साथ आज संसद परिसर में विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार पर निशाना साधने का काम किया। अब सवाल ये भी, क्या वाकई देश में गैस की किल्लत हो चुकी है और गैस का संकट है तो इससे निपटने का प्लान क्या है? आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। हम 9 बजे से आके खड़े हैं इस इंतजार में कि शायद सिलेंडर मिल जाएगा। हम इस इंतजार में खड़े हैं। आपको जानकारी आ रही है एजेंसी से फोन की कि आज के डेट में गाड़ी नहीं आएगी, आप आइए। 6 बजे से बुक कर मारे गया और अभी आके बोल रहे हैं 10:30 पे मिलेगी। अब बोल रहे हैं टंकी नहीं आ रही, गाड़ी नहीं आ रही है। मिल ही नहीं रही। आज मेरा तीसरा चक्कर, सुबह 8 बजे से तीसरा चक्कर लगाता हूँ। अब मैं गाड़ी चलाऊँ, ऑटो चलाऊँ या मतलब टंकी के लिए लाइन में खड़ा रहूँ। सरकार को यह एक्शन लेना चाहिए कि जनता को आश्वस्त करे कि आपको गैस की कोई किल्लत नहीं होगी। देश के कोने कोने से आ रही इन आवाजों के बीच सवाल खड़े हुए कि क्या वाकई देश में गैस का संकट पैदा हो गया है? क्या गैस एजेंसियों में एलपीजी सिलेंडर खत्म हो रहे हैं? क्या बुकिंग के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं? क्या देश भर में एलपीजी की किल्लत हो गई है? ये सवाल बेवजह नहीं है, सवाल बेबुनियाद नहीं है, बल्कि इन सवालों के पीछे हैं एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी कतारों की तस्वीरें जो देश भर से आ रही हैं। सबसे पहले यूपी के हालात देखिए। पहली तस्वीर नोएडा की है, जहां सुबह से ही गैस एजेंसियों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। कहीं कहीं तो घंटों लाइन में लगने के बावजूद लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। दूसरी तस्वीर यूपी की राजधानी लखनऊ की है। यहां भी एलपीजी सिलेंडर के लिए गैस एजेंसी के बाहर लंबी लाइनें देखने को मिली। तीसरी तस्वीर गोरखपुर की है। यहाँ भी सुबह से ही गैस एजेंसी के बाहर सिलेंडर के साथ लोगों की कतारें लग गयी। चौथी तस्वीर देवरिया की है, जहां लाइन में लगकर घंटों इंतजार के बाद भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे। पांचवी तस्वीर बलिया की है। यहां भी गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखी गईं। और छठी तस्वीर अमरोहा की है। यहां भी गैस एजेंसी के बाहर सिलेंडर के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। ये हालात सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक एक सिलेंडर के लिए मारामारी मची है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं। देश की राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं रही। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के एक ऐसे ही इंडियन गैस एजेंसी के बाहर, जहाँ पे लगातार लोग कतार पे खड़े हैं और यहाँ पे लोग अब अपनी जो है एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन के लिए, मैं कहूँगा रिफिलिंग के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपको? गैस नहीं मिल रहा है, बहुत सुबह से परेशान हो रहे हैं हम यहाँ पर। क्यों नहीं मिल रहा है? अब इनका सर्वर नहीं चलता, ये कभी इनको लंच करना है, कभी सर्वर नहीं चल रहा, लोग परेशान हो रहे हैं। इनका लंच जरूरी है, लोगों का लंच जरूरी नहीं है। कई लोग अपनी जॉब छोड़ के आए हैं, कोई छुट्टी कर गए। सुबह 9 बजे से सारे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सर, सिलेंडर करने में इनका सर्वर का डाउन हो रहा है। जो पर्ची लाइन में ही लगे पड़े हम तो जब से, अभी कुछ पता ही लग रहा हमारे को। उसका भी पता नहीं है सर, अब इस पर जानकारी नहीं है सिलेंडर है कि नहीं। सर, इसकी कोई जानकारी नहीं, अभी अंदर जाएंगे तो पता चलेगा। आप लोग कब से खड़े? हम भी 9 बजे से खड़े हुए, सुबह आए हुए, बच्चों घर पे छोड़ के आए। क्या बता क्या रहे हैं? कुछ नहीं, सर्वर डाउन चल रहा है, लाइन बढ़ ही नहीं रही है। आगे लाइन बढ़नी नहीं चाहिए, लाइन उधर बढ़ रही है, इधर बढ़ ही नहीं रही है लाइन। खड़े हुए लंच 2 घंटे लंच कर दिए, लंच जल्दी इनको ब्रेक नहीं हो रहा है, ब्रेक खत्म ही नहीं हो रही। ये हालात मिडिल ईस्ट में जंग के कारण बने। जंग की वजह से तेल और गैस की सप्लाई कम हुई, जिसका साइड इफेक्ट भारत में भी देखने को मिला। गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं मिलने से मुंबई, बेंगलुरु के कई रेस्टोरेंट बंद हो गए। पुणे में गैस शवदागृह अस्थायी रूप से बंद हो गया है। गुजरात में गैस आधारित कई फैक्ट्रियां बंद हैं। अगर मिडिल ईस्ट में जंग चलती रही, तेल गैस सप्लाई का सबसे अहम रूट
हॉर्मुज़ स्ट्रेट का रास्ता नहीं खुला तो हालात और बिगड़ने के आसार हैं। ऐसे में संकट से निपटने के लिए सरकार ने 5 जरूरी कदम उठाए हैं। संकट को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने 3 तेल कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जो सप्लाई की समीक्षा करेगी। गैस की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू किया है। घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में बदलाव किए गए हैं। उपभोक्ता एक सिलेंडर डिलीवर होने के बाद दूसरा सिलेंडर 25 दिन बाद ही बुक कर पाएंगे। गैस की जमाखोरी रोकने के लिए डिलीवरी एजेंट ओटीपी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का सख्ती से इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार ने सभी ऑयल रिफाइनरीज को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं उसे लेकर विपक्ष ने सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। संसद परिसर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर बड़ा प्रहार किया। एलपीजी की सिचुएशन को देखिए, कितना बर्दाश्त करेगी, और इनकी पॉलिसीज, इनकी नीतियों की वजह से। और अगर सदन में अच्छी चर्चा होती इन चीजों पे तो अच्छा होता, कम से कम हम जनता के सवाल उठा पाते। प्रियंका गांधी के अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, सिलेंडर पर सरकार के मुंह क्यों सिले हैं। कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत दरअसल अपने घरों से दूर रह रहे विद्यार्थियों, कामगारों, पेशेवरों, नौकरी पेशा लोगों और श्रमिक मजदूरों के लिए भोजन की भी समस्या है। इसके अतिरिक्त क्लाउड किचन और फूड सप्लाई करने वाले स्टार्टअप, सप्लाई चेन, ट्रेवल तक के बुरी तरह से प्रभावित होने की आशंका है। सरकार हर तरह की गैस आपूर्ति के बारे में स्पष्ट सूचना दे, जिससे जनता समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था कर सके। सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा जनता क्यों भुगते। गैस सिलेंडर की किल्लत पर विपक्ष जब सरकार की मंशा पर सवाल उठाने लगा, सरकार की नीतियों पर सवालिया निशान लगाने लगा, तब प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। मैं देशवासियों को कहूंगा, कांग्रेस लेफ्ट और इनके इकोसिस्टम द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहे, सावधान रहे। प्रधानमंत्री मोदी का आरोप है कि कांग्रेस और विपक्षी दल अफवाह फैला रहे हैं, देश में भय पैदा कर रहे हैं। सरकार ऑल इज वेल का दावा कर रही है, लेकिन सवाल है कि अगर एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई हो रही है तो गैस एजेंसियों के बाहर ये लंबी कतारें क्यों? क्या इसके पीछे कोई चाल है या वाकई मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से देश के सामने गैस का सबसे बड़ा संकट पैदा हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे सभी खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं और एक एक करके मैं मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आप लोगों से करवा दूं, फिर हम सवाल लेना शुरू करेंगे। शुभेंदु शेखर जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हुए हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। अंश अवस्थी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंश जी, आपका भी स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, सर आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। अतुल अग्रवाल जी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका भी। मिताली निकोरे जी अर्थशास्त्री हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगी, उनका भी हम स्वागत पहले कर देते हैं। और एक एक करके मैं क्योंकि मेहमानों का रुख कर रही हूँ, सबसे पहले शुभेंदु जी मैं आप ही का रुख कर रही हूँ क्योंकि जब सत्ता आपकी है तो पहला सवाल भी आपसे होना चाहिए और ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है सर, मिडिल ईस्ट में हम देख रहे हैं कि प्रभाव कई और देशों पर भी पड़ा है, लेकिन भारत की जो स्थिति हमें दिखाई दे रही है वो थोड़ी सी डगमगाई हुई है। सरकार ने तो पहले ये क्लियर किया था कि हमारे पास पर्याप्त ईंधन है, हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा है, लेकिन वो चूक कहां रह गई कि लोगों तक ये मैसेज ठीक से कन्वे हो ही नहीं पाया। ये इतनी भागदौड़ होती ना, ये जो किल्लतें इस वक्त दिखाई दे रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, शायद ये तस्वीरें ना आती। कल का भी यदि पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट आप देखो तो उन्होंने यही कहा कि गैस की हमारे पास कमी नहीं है, पर विपक्ष ने जिस तरीके से एक बाहर अफवाह फैलाई कि एलपीजी गैस की किल्लत होने वाली है और लोग भर ले और नहीं तो मिलेगी नहीं, खाड़ी युद्ध में ये हो गया है, तो विपक्ष ने एक आपदा में एक अवसर देखा और जनता में लगातार कांग्रेस और सपा के नेता, बड़े नेता लोग इसको स्टेटमेंट दे रहे हैं। मेरे को लगता है कि ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है। लोग जनरल पब्लिक कि हमारे पास एक गैस सिलेंडर 3 थे तो हम तीनों भर के रख लें, ये एक अननेसेसरी एक पैनिक क्रिएशन की कंडीशन है। मैं कह रहा हूँ आपदा है,
दूसरे देशों के बीच में झगड़ा है, कुछ सप्लाईज भी कम हो सकती हैं, पर हमने कोरोना के पीरियड में भी बड़ा अच्छा काम किया और ऐसे अवसर पे भी हम कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं और लगता है कि हम गैस की किल्लत नहीं होने देंगे। फिर भी आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने विपक्ष के नेताओं से अनुरोध कर रहा हूं कि वो इस तरीके की अफवाह ना फैलाएं। भारत की सरकार ने इसको ध्यान में देते हुए एक बड़ा पैनल बनाया है, आपने भी अभी चैनल में बताया। सर कोई ऐसा स्टेटमेंट याद आ रहा है क्या जब ओपन मंच से अगर विपक्ष की ओर से ये कहा गया हो कि भाई आप लोग अपने अपने घरों में स्टॉक कर लीजिए गैस सिलेंडर क्योंकि इसकी कीमतें बढ़ने वाली है? ऐसा नहीं कहा जाता जिस तरीके से हाँ। वो आपने देखा है पार्लियामेंट में आज अखिलेश यादव जी का भी ये आया कि गैस नहीं मिल रही है। आप यदि 4 बार यही स्टेटमेंट दे दो कि गैस सर तो ये तो सच्चाई है कि नहीं मिल रही है? नहीं सच्चाई तो इसमें क्या हो रहा है हाँ। इनको भी तो ये कहना चाहिए था कि भाई गैस की कोई कमी नहीं है, आप आराम से लीजिए। पर यदि 4 बार कैसे आराम से ले? नहीं आप बता दीजिए ना कैसे आराम से ले? अगर लोग कतारों में खड़े हैं सुबह सर बिल्कुल भोर का समय 3 बजे से लोग अगर कतार में खड़े हैं अब तक भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ब्लैक में भी सप्लाई हो रही है सिलेंडर, पता है आपको? यदि पब्लिक के बीच में पैनिक डेवलप कर देंगे कि गैस नहीं है सर तो यही इसीलिए मैंने आपसे पहला सवाल यही पूछा कि पैनिक क्यों डेवलप हुआ है, कमी किसकी रही, चूक किसकी रही है सर? पैनिक विपक्ष ने डेवलप किया और इसको सरकार अगले 2 दिन में सॉर्ट आउट कर लेगी। चूक आपकी नहीं रही है, आपने क्लियर मैसेज कन्वे किया होगा पब्लिक के बीच में। बाकी जब आप लोग कोई और मैसेज कन्वे करते तो लोगों तक पहुंच जाता है, लेकिन ये मैसेज आपका क्लियर हो ही नहीं पाया लोगों में। कल भी और यहाँ विपक्ष इतना मजबूत हो गया। सुन तो लीजिए सुरभि, कल भी हमने अपने जो कमर्शियल मिनिस्टर है अपने गोयल साहब, पीयूष गोयल, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि कोई गैस की कमी नहीं है। और ये आज का भी मैं आधिकारिक रूप से बोल रहा हूं। पर कर क्या रहे हैं ये जो कांग्रेस और साथ में विपक्ष जो जुड़ा हुआ है, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, आपदा में अवसर देखते हैं। इनको ऐसे समय पर एक साथ खड़ा होना चाहिए जहां पर ये क्वेश्चन कर। चलिए आपदा में अवसर का जिक्र तो आपदा में अवसर का जिक्र तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया था। उन्होंने भी ये कहा था कि आत्मनिर्भर भारत हम बनाते हैं। आत्मनिर्भर भारत की अगर बात की जाए सर, सुन लीजिए, आत्मनिर्भर भारत की बात की गई, हर और सेक्टर्स में हम ध्यान दे रहे हैं, 60% निर्भरता अब भी आयात पर एलपीजी को लेकर के क्यों है? इस पर क्यों नहीं फोकस किया जाता है सर? इस पर भी फोकस कर लेते। और ये जब सरकार को पहले से पता था कि ये स्थिति है, बाकी के देशों में भी अगर दाम बढ़ रहे हैं तो क्यों ना हम पहले से अपनी प्रिपरेशन उस तरीके से रखें, लोगों को कन्वे कर दे कि भाई घबराइए बिल्कुल नहीं। आपको एक डाटा देना चाहता हूँ हाँ। सुरभि, पहले हम लोग एलपीजी का 80% चीजें मंगाते थे। अभी हमारा जो बाहर से जो गैस आ रही है वो लगभग 52% आ रही है, इंपोर्ट हो रही है और आने वाले समय पे और कम आएगी। हाँ। सर मैं एक एक करके आ रही हूँ थोड़ा सा समय में इनको इसी वजह से दे रही हूँ अभी कि आप लोग के पास भी काउंटर हो जाए, ठीक है? बोलिए सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आत्मनिर्भर भारत कभी आज तक एलपीजी को लेके ऐसी स्थिति आई नहीं और हमारे इजीली बाहर से मंगा रहे थे। सर ये डेटा कहाँ का है? डेटा तो हमने आप ही लोगों की डिबेट में और ये सब पढ़ा है। कोई डेटा कहाँ का है कैसे? और क्या, लगभग 52% 54% हम, और पहले ये 80% था। 70 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया। हंसने की बात नहीं कपिल साहब है, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। सब चीजों में जो भारत में आत्मनिर्भरता है। सर मैं भी क्योंकि एक डेटा लेकर के बैठी हूँ। सर रीसेंट रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि 60% निर्भरता अब भी हमारे पास आयात के तौर पर ही हम देखते हैं। That is 53%। जो आप 60% कह रही हैं, that is the 53%। What I want to add here। ठीक है। अंश वत्स जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, बोलिए अंश जी। सबसे पहली बात, अगर बीजेपी के प्रवक्ता जो भी झूठ बोल रहे थे, जो गलत आंकड़े पेश कर रहे थे, मैं बता देता हूं। पहले के टाइम पे 2014 से पहले हम जो इंपोर्ट करते थे क्रूड ऑयल का, तो वो हम करते थे 77.6%, जो कि अब बढ़ के हो चुका है 88.6%, जो यानी हमारा 14.2% जो है बढ़ा है। और अगर जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन की अगर मैं बताऊं, तो हम पहले जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारा था वो 37.8 मिलियन मेट्रिक टन हमारा होता था प्रोडक्शन, जो कि अब घट के हो चुका है 28 मिलियन मेट्रिक टन। यानी हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन वो 26% के करीब जो है घटा है। ये मोदी सरकार का जो है यहाँ पे रहा है। तो ये आंकड़े और ये आंकड़े
एलपीजी की ये क्रूड खुद ऑयल पे आपके नहीं, जो सरकार क्रूड के ऑयल हैं। पे नहीं बताइए, एलपीजी पे बताइए। अरे क्रूड ऑयल से ही एलपीजी बनती है, क्या बात कर रहे हो? बहुत सारी, बहुत पता है। सुन लीजिए आपको यही नहीं पता है? सर देखिए नहीं, हमें सर मालूम गैस है, का मैं प्रोडक्शन यही बता रहा जहां हूं, होता है आप हम- उसको लेकर के बात कर लीजिए। क्रूड ऑयल पर जब चर्चा होगी तो हम उस पर भी आपको जरूर कहेंगे कि आप इस पे भी अपनी बात रखिए, क्योंकि इस वक्त सिलेंडर की कीमतों में अगर बढ़ोतरी हो रही है या ब्लैक में बिक्री हो रही है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आम जनता तक ये मैसेज पहुंचना कि उन्हें वाकई घबराने की जरूरत नहीं है। ये उन पर लगाम लगाना बहुत जरूरी हो जाता है जो लोग इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं या उसे स्टॉक करके अपने पास रख रहे हैं। जमाखोरी पर लगाम लगनी चाहिए। ऐसे में अंश जी उसको लेकर के बात कर लीजिए, फिलहाल वो जरूरी है क्योंकि हर आम नागरिक के जीवन को प्रभाव कर रहा है इस वक्त। नहीं सुरभि जी, मुझे आप एक चीज बताइए, अगर इस देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो बजाय इस देश को बताने के, उनको जो है कॉन्फिडेंस में लेने के, सदन को कॉन्फिडेंस में लेने के, अगर वो केरल में जाके चुनावी रैली को संबोधित कर रहे, तमिलनाडु में जाके चुनावी रैली को संबोधित कर रहे, तो ये देश के बीच में तो जो है हाहाकार मचेगा। ये देश जो है सरकार से जवाब चाहता है, वो चाहता है कि सरकार की तरफ से जो है कोई रिप्रेजेंटेटिव आए, उनको बताए। अभी यहाँ पे ये हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो बता रहे कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के जो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से बताया गया। आप क्या चाहते हैं? हर चीज का मोर्चा प्रधानमंत्री संभाल ले, हर चीज का मोर्चा प्रधानमंत्री संभाल ले। नहीं, मुझे आप एक चीज बताइए, सोशल मीडिया हर जगह पे, तमाम न्यूज चैनल्स पे अगर आप देखेंगे जो भी खबरें चल रही है सारी एज पर टू द सोर्सेज है। किसी ने आके जो है ये नहीं कहा, एज पर टू, आप देख लीजिए तमाम जगहों पे एज पर टू सोर्सेज आ रहा है। अफवाह की यहाँ पे बात करें कि हम लोग अफवाह फैला रहे हैं, हम कहां से अफवाह फैला रहे हैं? अरे भैया, जब आप कह रहे हो कि आपके पास पूरा स्टॉक पड़ा हुआ है, उसके बाद 60 रुपए आप घरेलू सिलेंडर पे, 115 रुपए आप कमर्शियल सिलेंडर पे बढ़ा रहे हो प्राइस, और आप हमसे कह रहे हो अरुण जेटली जी ने या हरदीप सिंह पुरी की ओर से एज पर सोर्सेज कोट करते हुए नहीं कहा गया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। बोलने तो दीजिए सुरभि जी, मुझे पहले आप पूरा बोलने तो दीजिए। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर सरकार जो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है लागू करती है, इन्वोक करती है, इमरजेंसी पावर्स इन्वोक करती है, उसके बाद कह रहे हैं कि हम अफवाह फैला रहे हैं। अगर सरकार की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री वो देर रात में ये ट्वीट करके कहते हैं कि भैया हम जो बुकिंग पीरियड है वो बढ़ा के 25 दिन कर रहे हैं, हम जो है कमर्शियल परचेज के लिए जो सिलेंडर है उसमें जो भी रोक लगा रहे हैं, तो उसके बाद कौन अफवाह फैला रहा है? उसके बाद जो है अफवाह फैलाने की बात आप हम पे दोष कैसे मर सकते हैं? अगर जो है खुद राजस्थान की सरकार कहती है, ये दावा वो जो है प्रावधान लेकर आती है कि अभी जो है वो कमर्शियल सिलेंडर जो है वो उसकी सप्लाई जो रोक रही है, उसके बाद आप हम पे करा रहे हो। अगर आप मुझे एक चीज बताइए, अगर हिंदुस्तान पेट्रोलियम है वो कहता है कि भैया जो एलपीजी सिलेंडर है जो कि कमर्शियल परचेज के लिए है, उसमें वो कह रहे कि आप अपने के लिए कोई और अल्टरनेटिव ढूंढ लीजिए, उसके बाद आप हम पे आरोप लगा रहे हो, तो आपकी कठिनी और करनी दोनों में अंतर जो है वो खुद सरकार की तरफ से दिख रहा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप देख लीजिए बिहार की आज हमने तस्वीरें देखी, हमने उत्तर प्रदेश की तस्वीरें देखी, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमाम ये सारे वो राज्य जहां पे बीजेपी जो है प्रचंड बहुमत की सरकार में आज बैठी हुई सत्ता में है, जहां पे दावे किए गए थे कई जगहों पे, तो भैया जो है अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो आपको ईद पे, मुहर्रम पे, दिवाली पे, तमाम अवसरों पे जो है मुफ्त के सिलेंडर दिए जाएंगे। लेकिन आज आप पैसे बढ़ा के उनको सिलेंडर देने की जो है लोगों को मजबूर कर रहे हो, तो आप यहाँ पे कब तक विपक्ष को कोसते रहेंगे? बहुत समय दिया मैंने आपको, अब मुझे एक बार कपिल श्रीवास्तव जी का भी रुख करने दीजिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, अब आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, ठीक है आप लोग ये कह रहे हैं कि विपक्षी दलों पर आरोप लगाने का काम बीजेपी कर रही है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो एलपीजी सिलेंडरों के दाम बढ़ रहे हैं या इनकी कालाबाजारी अगर हो रही है, लोग 2500 या 3000 तक भी खर्च करके अपनी जेब से, और वो कालाबाजारी वाली भी सिलेंडर गैस अपने घर पर लेकर के आ रहे क्योंकि उनके घर का गैस सिलेंडर खत्म हो चुका है, खाना बनाए तो बनाए कैसे, खाए तो खाए कैसे, रेस्टोरेंट्स कई सारे वो प्रभावित हुए हैं, होटल्स प्रभावित हुए हैं। ऐसे में क्या अब तक आपकी पार्टी भी जमीनी स्तर पर उतर करके इस कालाबाजारी को रोकने के लिए कुछ आप लोगों ने किया क्या? पहली चीज तो ये है कि विपक्ष की पार्टियों के पास कोई एजेंसी नहीं है कि हम किसी की गिरफ्तारी कर लें। किस एक्ट में करेंगे? अगर मैं पूछूं तो मुझे मालूम है कि सामने एक एलपीजी गैस लाया जो कि कालाबाजारी का है और वो अधिक पैसे दे के ले रहा है। दोनों लोग कहेंगे क्या? सामने वाला कंप्लेनेंट जो पा रहा होगा कि हम ज्यादा रेट में पा रहे हैं, वो कहेगा हमसे, और हमें कोई प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तारी का पावर अगर कहीं बीएनएसएस में दिया हो या बीएनएस सर, लोग हमारे कैमरे पे बता रहे हैं तो आपको नहीं बता पाएंगे, आप लोग स्टिंग नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं कि हम स्टिंग करके क्या कर लेंगे?
किसी की गिरफ्तारी कर लेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों के पास लौट रही हूँ। इस बीच एक बड़ी खबर पहले दर्शकों को बता दें कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव खारिज हो चुका है। ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया प्रस्ताव। ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष का यह प्रस्ताव खारिज किया जा चुका है। तो फिलहाल लोकसभा स्पीकर के खिलाफ में एक प्रस्ताव लाने की जो तैयारी की गई थी विपक्षियों की ओर से, ऐसे में आज सदन में इसको लेकर के चर्चा हुई। गृह मंत्री को भी कुछ देर पहले आपने सुना और अब यह अपडेट है कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव को खारिज किया जा चुका है। ध्वनि मत से खारिज हुआ है ये प्रस्ताव। ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष का प्रस्ताव खारिज हुआ है। हालांकि उन पर भेदभाव करने का आरोप लगा था और इसी वजह से विपक्ष की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था कि उनके खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे। और पहली बार किसी सिटिंग स्पीकर को लेकर के इस तरीके का प्रस्ताव लाने की बात प्रस्ताव विपक्ष की ओर से कही गई थी। और अब इसमें एक नया अपडेट ये है कि इस वक्त लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। तो ध्वनि मत से खारिज हुआ है ये प्रस्ताव। अब एक बार फिर से अपने मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं और कपिल जी, क्योंकि आपकी बात अभी पूरी नहीं हो पाई थी इसलिए मैं दोबारा आपके पास लौट रही हूँ। आप पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए। सुरभि, अभी तो हमने कुछ कहा ही नहीं, आपने इतने प्रश्न विपक्ष पे लाद दिए, वो भी उनके जो उसका हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारे पास एजेंसीज नहीं, हम सरकार में नहीं, हम विपक्ष में, हम आईना दिखा सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं और जहां प्रश्न करना है वहां पे करने देते नहीं है ये लोकसभा के अंदर। जी, हम लोग तो पहले ही दिन चाहते थे कि इस बात पे चर्चा हो, लेकिन खैर अब ये सत्ता पक्ष ये चाहता है कि इनके झूठ में हम भी राग मिलाएं, तब तो हम इनके अच्छे विपक्ष हैं। वरना अगर इनकी कमी उकेरेंगे, इनकी कमियां बताएंगे कि कैसे दूर करो, तो ये चर्चा नहीं करेंगे, बताएंगे अफवाह फैला रहे। अब आपके ये वीडियो ऑडियो जो चल रहा है या आपकी जो स्क्रीन पे सारी चीजें दिख रही डिस्प्ले हो रही है, ये आपके कैमरेमैन के ही की एआई है। अभी ये एआई भी कह सकते हैं। और क्या लोगों को ये बड़ी खुशी हो रही है सुबह 5 बजे से 4 बजे से लाइन लगा करके, अपना सारा काम छोड़ करके वो जो लाइन लगा करके बैठे हुए हैं और उनको गैस नहीं मिल रही है, उनकी खुशी है क्या? अरे इसे मानो तो कि हाँ परेशानियां हैं, हमें आप सुझाव दें कि हम कैसे क्या बेहतर कर सकते। आपने अब गठन भी करना शुरू किया, उससे पहले तक आपने झूठ बोला जनता से। आप स्वतः जो है झूठ बोलते रहे कि 76 दिनों तक के लिए हमारे पास जो है हर तरीके की ऊर्जा बची हुई है, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो या हमारे पास एलपीजी। और हमारे मित्र को यही नहीं पता है कि क्रूड ऑयल से ही ये सारी चीजें मिलती हैं। पहला पेट्रोल परिशोधित होता है जो सबसे ज्यादा प्योर होता है, डीजल है और कैरल सबसे अंत में आता है, उसके साथ ही एलपीजी भी होती है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी क्रूड ऑयल से ही मिलती है जी। इसको आप अपना तथ्यात्मक सही कर लें। मैं अपने मित्र से पूछना चाहूंगा कि आप बता रहे हो ना कि एलपीजी के प्रोडक्शन में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, बढ़े हैं, बताओ कौन कौन सी योजना आपने चलाई है या ओएनजीसी जैसी कोई नई संस्था का आपने गठन किया? कहाँ आपने रिसर्च किया, कहाँ से खुदाई की, कहाँ से निकाला? आत्मनिर्भर तो आप तभी होंगे ना जब अपना प्रोडक्शन दे रहे होंगे। कहाँ पर है आपका प्रोडक्शन यूनिट जो मोदी जी ने जिसका इनॉग्रेशन किया? जरा वो फोटो भेज दीजिए हमें। तो बहुत सौ की सीधी बात है, ये केवल गगल ढिठई हमारे पूर्वांचल में कहा जाता है कि वही काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और मंत्री कर रहे हैं। अगर हकीकत ये है कि प्रधानमंत्री जी के मित्र ने इनको बताया नहीं था कि तुम्हारे आते ही दूसरे दिन हम जो है वो वार छेड़ देंगे, और ये भी ट्रंप ने आदेश नहीं दिया था कि 126 बच्चे अगर मर जाएंगे तो तुमको जो है वो अपॉलॉजी नहीं व्यक्त करनी है। भारत उसके लिए ये नहीं कह सकता है कि भाई हम उनकी शांति के लिए प्रे करते हैं। और ईरान चीन का, रशिया का तो जहाज अपने दर्रे से आने दे रहा है, लेकिन भारत का नहीं आने दे रहा। वो ईरान जो आपका मित्र देश रहा है, जहां से आप अच्छे मात्रा में और सस्ते मात्रा में क्रूड ऑयल लेते रहे हो, सबसे बड़ी बात आप रुपए में लेते रहे हो, आप विनिमय में, वस्तु के विनिमय में लेते रहे हो, आपको डॉलर नहीं भुगतान करना पड़ता था। ऐसे के साथ आपने जो रवैया इख्तियार किया है, यही तो हम चाहते हैं कि अगर आपने बड़ा अच्छा किया है तो आप चर्चा करो, बताओ कि कैसे आपने अच्छा किया है, आप क्या ऐसा करोगे? आपने क्यों ये कहा कि 76 दिन? अरे मैं तो स्वयं, मेरे घर नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं बताओ, कहां जाऊं? लगे गोरखपुर के अंदर भी वही समस्या है, मैं भी गोरखपुर से ही आता हूं। तो ये तो हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। आपके घर में भी जरूरत है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपने बड़ी अच्छी व्यवस्था बना के रखी है और कहीं कुछ नहीं, विपक्ष झूठ बोल रहा है, रोड मैप है क्या? फिलहाल सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए सरकार को करना चाहिए था, अब तो आपके साथ ये है कि आप सुधारते सुधारते भी आपको 15 से 20 दिन लग जाएंगे। आप सबसे ज्यादा इस समय क्या निर्देश दिया गया है कि आप एलपीजी अपने कंपनियों को, आप एलपीजी पे ध्यान दें। सुधार की बात कीजिए ना, आपके अनुसार क्या करना चाहिए?
जो हम वही तो हम कह रहे हैं कि सबसे पहला ध्यान तो यही देना चाहिए कि कोई कालाबाजारी ना हो सके, क्योंकि हमारे पास जो भी चीजें हैं वो कालाबाजारी ना हो। और ये कहना गलत है कि ओटीपी और ये सारी चीज के बाद भी कालाबाजारी हो रही है। ऐसा नहीं है कि लोग पा नहीं रहे, लेकिन पाने वाला आपको कंप्लेंट करने नहीं आएगा। मैं 20 बार आपको कह रहा हूं, चेक एंड बैरियर्स आपको ही लगाने हैं। और कमर्शियल गैस के अंदर आप देख लीजिए इस तरह की किल्लत है कि जो हम लोगों के घर में यूज होती है गैस, ये उनके पास पहुंच रही है। क्यों नहीं छापा मांग रही है इनके यहाँ? जिलाधिकारी को तमाम जगह कमर्शियलों पे छापा मारना चाहिए कि वो कौन सा गैस यूज कर रहे हैं, लेकिन छापा मारने से पहले एक काम करना चाहिए, उनको कमर्शियल गैस उनको उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि वो भी देश को बनाने में एक अपनी सहभागिता निभावित करते हैं। और ये खाली बैठ करके यहाँ प्रवचन दे रहे हैं कि साहब विपक्ष बढ़ा रहा है, विपक्ष बढ़ा। विपक्ष के पास ना तो मीडिया है, विपक्ष के पास ना तो एजेंसी है, और आप अगर चला रहे हैं तो ये आपके ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि आप जो हैं ये एआई से चला रहे हैं। अगर ये एआई से ना मार रहे होते तो ये स्टेटमेंट कैसे देते? ये इतनी लाइन लगी है, इतने लोगों की स्टेटमेंट्स आए हैं, क्या आपने आपके रिपोर्टर ने फर्जी चीजें दिखाई हैं? तो ये इनको शोभा नहीं देता है। अरे अगर कमी है तो आप कहिए कि हम साथ में मिल करके विपक्ष के काम करेंगे, एक दिन पूरा लेकर के बैठिए, संसद में चर्चा हो कि कैसे कहां से हम इसकी आपूर्ति बढ़ा सकते हैं, कहां से ला सकते हैं, ठीक है। और ये बजट कैसे निर्धारित होगा उस पर, क्योंकि आपको अतिरिक्त बजट लाना पड़ेगा इंक्लूड के लिए। ठीक है, शुभेंदु जी मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी। अभी दो मेहमान और रह गए हैं मुझे उनके पास भी जाना है। सुन ले सुरभि जी 10 सेकंड के लिए, जहां से ये क्रूड सस्ता पा रहे थे रशिया से, अब ये 10% महंगा उनसे आयात करेंगे, क्योंकि अमेरिका के पिट्ठू बनने के कारण जब इन्होंने उससे ब्रेक किया है तो उसने 10% दाम इस बार बढ़ा दिया कि 30 दिन की मोहलत अमेरिका ने हमारे चेले राम को दिया है। सर, तो इससे मैं क्या समझूं कि समाजवादी पार्टी क्या ये चाहती है कि आने वाले समय में एक बार फिर से रसोई गैस को पूरी तरीके से सब्सिडी वाली सिस्टम में डाल दिया जाए? सब्सिडी में डालने के लिए किसने कहा? हमने आपसे कहा कि सब्सिडी नहीं, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने आपसे रोड मैप पूछा तो वो आपके पास उसका भी जवाब था नहीं सर। आप भी सिर्फ उन पर ताना कस रहे हैं, आप उन पर ये कह दे रहे कि ये तो हम पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब मैं आपसे पूछती हूँ तो आपके पास भी कोई रोड मैप नहीं है। ठीक है सर, मेरे पास सर समय लिमिटेड है, मुझे और भी मेहमानों के पास जाना है। ठीक है, ठीक है, इसके पास मैं बाकी दूसरे मेहमानों का भी रुख करूं। इस बीच एक और खबर पहले हम अपने दर्शकों को दिखा और बता दें कि गैस की किल्लत की आशंका के बीच यूपी के बस्ती का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां गैस एजेंसी के खुलते ही लाइन में लगे लोग और सिलेंडर लेकर के दौड़ते नजर आए। अब देखिए किस तरीके से जैसे ही यहां पर लोगों को यह पता चला कि इस वक्त यहां पर सिलेंडर उपलब्ध है, लोग यहां पहुंचे और ये बस्ती उत्तर प्रदेश की तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे यहां पर लोग पहले जैसे आए, इन्हें पता चला कि यहां गैस एजेंसी खुल रही है, गैस एजेंसी के खुलते ही लोगों ने अचानक से सिलेंडर उठाया और उसके बाद वो दौड़ लगाने लगे। तो ये लोगों के बीच में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है इस बात को लेकर कि न जाने उन्हें कल ये सिलेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिला तो फिर कितनी बढ़ी हुई कीमतों पर मिलेगा। और अब इस पर मैं एक बार अपने अर्थशास्त्री का भी रुख करना चाहूंगी और उनसे मैं समझना चाहूंगी, अतुल जी, जब हम इस तरीके की स्थिति देखते हैं तो अब क्या सरकार के पास कोई वैकल्पिक मार्ग बचता है? मुझे मौका देने के लिए मैं भी अपने पैनलिस्ट को सुन रहा था जी। पहली चीज तो हमें इस समझने की आवश्यकता है कि ये जो क्राइसिस है ये या तो पहले से कोई निर्धारित क्राइसिस नहीं था, दूसरा अगर दो देश या तीन देश हमारे लड़ रहे हैं तो ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि लड़ाई इतना लंबा खिंच सकती है या आगे लंबा खिंचने की सिचुएशन बन सकती है। नंबर 3, जब एक पर्टिकुलर वे से जिससे मेरा क्रूड ऑयल इंपोर्ट हो रहा था, अगर वो मेरा रास्ता बंद है और मेरा रास्ता अगर बढ़ गया तो इसका मतलब मेरा फ्यूल या जो मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहीं ना कहीं बढ़ रही है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो अगर आप उन देशों को देखिए जैसे पाकिस्तान है या और बाकी की मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पर ऑयल की या क्रूड ऑयल की या डीजल पेट्रोल की अवेलेबिलिटी तक नहीं है, जहां प्राइसेस को कंपैरेटिवली इतना बढ़ा दिया गया कि लोग अफोर्ड करने की सिचुएशन में नहीं है, या ऐसे ऑर्डर्स पास कर दिए गए कि गवर्नमेंट ऑफिसेज भी हफ्ते में 3 दिन चलेंगे या वर्क फ्रॉम होम वाली ऑप्शन आ गई। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हमारी सरकार पिछले कई दिनों से बताती आ रही है कि हमारे पास 2 महीने का स्टॉक है या 1 महीने का स्टॉक है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, हम एक आम जनता की तरह अगर देखें तो अगर आपको याद हो कोविड में जब ऑक्सीजन सिलेंडर की बात थी तब भी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और लोग
एक घर में अगर 2 सिलेंडर खाली थे तो 2 लोग भरवाने के लिए लाइन में लगे हुए थे, जिसके लिए सुबह से शाम तक वो तैयार बैठे थे। सिमिलरली आम जनता आज की स्थिति ये है, अगर आपको याद हो 90%, अगर मैं बात करूं तो लगभग 70% आबादी ऐसी है जो एलपीजी यूज करते हैं, जो घरों में सप्लाई हो रही है। क्या किसी एलपीजी यूजर के यहाँ गैस बंद हुई है? क्या कोई एलपीजी कंपनी ने ऐसा कोई आदेश दिया है कि नहीं साहब हम गैस की सप्लाई सिर्फ दिन में 2 घंटे करेंगे? अब हम बात करते हैं जो सिलेंडर की सप्लाई है। आपको भी पता होगा कि जब एक सिलेंडर का सब्सक्रिप्शन हम लेते हैं या हम जब सिलेंडर खरीदने जाते हैं तो कनेक्शन के साथ सर प्लीज मेरे को 1 मिनट बोलने तो नहीं रहा। कपिश जी बोलने दीजिए, आपको सर मौका दिया था मैंने। कपिश जी बोलने दीजिए उनको। कह रहे हैं जो मेरा आपत्ति कर रहा हूँ सर, आप आपत्ति करिएगा, बिल्कुल करिएगा। नहीं आपने ये कैसे कह दिया? अरे लोग लाइन लगाए हैं सुबह से शाम। अरे सर सुन तो लीजिए, समस्या हमारे यहाँ सर, समस्या हमारे यहाँ नेताओं के साथ ये है कि वो अपने अलावा बाकी सबको बेवकूफ समझते हैं। दिस इज द बिग प्रॉब्लम। आप समझिए तो सही। हाँ, हमारी प्रॉब्लम है सर। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाले को बोलने तो दीजिए सर, सामने वाले को बोलने तो दीजिए। कपिश जी सुनिए सर, मैंने आपको पूरा मौका दिया है, मैंने आपका समय काटा नहीं है सर। आप मेरे दूसरे मेहमान का समय इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकते सर। आप बीच में इंटरप्ट ना कीजिए, मैंने आपको मौका दिया। आगे मैंने किसी का गुणगान नहीं किया महोदय सर, सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। कर रहा हूँ, किसी का गुणगान नहीं किया। जो अभी हमारे यहाँ जनता है जिसके पास एक की जगह 2-2 सिलेंडर हैं, अभी अगर आप जितने भी लोग लाइन में लगे हुए हैं, एक सब में भय का माहौल है कि आगे मेरे को शायद गैस ना मिले, और अगर मिले तो शायद बढ़े हुए रेट पर मिले। जहां तक रेट बढ़ने का सवाल है, रेट तो 60 रुपए तो इन्होंने पहले ही बढ़ा दिए। कॉस्ट बढ़ी है। सॉरी क्या बोल रहे हैं? 60 रुपए तो सर पहले ही बढ़ चुके हैं। कमर्शियल सिलेंडर रुपए 115 रुपए बढ़ चुके हैं। आप समझिए, जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेरी बढ़ेगी, अगर आपको दिल्ली से कानपुर जाना है तो एक रास्ता है आप नोएडा से कानपुर सीधा एक्सप्रेसवे से चले जाइए, दूसरा है आप यहाँ से पहले यहाँ। अरे कपिश साहब, दूसरे आदमी को भी बोलने दीजिए। आप अगर सरकार के पक्ष में तर्क दे रहे हैं तो आप मुझे दीजिए। मैं किसी सरकार के पक्ष में तर्क नहीं दे रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। मैं किसी सरकार चला गया सर, मैं किसी सरकार का आप रोना रो रहे हैं कि आप दूर के रास्ते से ले आएंगे इसलिए बढ़ जाएगा, लेकिन जब क्रूड सस्ता था तब क्यों नहीं दे रहे? पहले $16 हो जाएगा तो महंगा होगा, लेकिन जब $35 था तो सस्ता क्यों नहीं था? चलिए पहले आप सर, चर्चा इस तरीके से संभव नहीं हो पाएगी। मैंने आपको पूरा मौका दिया, किसी भी मेहमान ने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया सर। सर ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, आप उन्हें बोलने का मौका दीजिए। कपिश जी अगर थक गए हो तो मैं कुछ जवाब अब बात करूं आगे, अगर आप थक गए हो तो बता दीजिए कि जब $35 मिल रहा था तब आपने तो कम किया नहीं, 100 रुपए के आसपास डीजल और पेट्रोल पहुंचा दिया। आप 400 का जो सिलेंडर मिलता था वो आपने 1000 का कर दिया। सर 2004 से 2014 तक में तो आपकी सर सुनिए सर, उसके पहले भी कई बार ऐसी सरकारें बदली हैं, सरकारें बनी हैं, बहुत बार हमने देखा है कि महंगाई हुई है और दोनों सरकारों या कोई भी पार्टी क्यों ना रहे, लेकिन उसके बाद से इसी तरीके की स्थिति दिखाई देती है। बीच में पिसती है केवल आम जनता। करने के लिए ना बैठे, मेरे प्रश्न का जवाब दे दें। एक तो सर मैं लॉटरी, मैं सर ये तो कहिएगा नहीं, मैं सत्ता पक्ष से भी सवाल पूछ रही हूँ, विपक्ष से भी सवाल पूछ रही हूँ। चेलागिरी और ये सब शब्द आपको शोभा नहीं देते हैं। विश्व गुरु कहते हैं आपको, विश्व गुरु। अरे नहीं, आप ही विश्व गुरु हैं सर, मुझे विश्व गुरु बनने का शौक नहीं है। आप है ना विश्व गुरु, कर रहे हैं तो आप है ना विश्व गुरु, मुझे क्या हो गया की आवश्यकता नहीं। कपिश जी सुन लो एक बार, सुनने की क्षमता ही नहीं है ना। देखो तर्क पे तो बात करनी पड़ेगी ना। मुझे आप एक चीज बताइए, अगर वो यहाँ पे तुलना कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के साथ तुलना कर रहे हैं, वो बांग्लादेश से तुलना कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे वो एक तर्क देखेंगे तो पहले के समय में 2014 में 1 सेकेंड ऑल द जेंटलमैन, सारे पुरुष अब चुप हो जाएं, सारे पुरुष अब चुप हो जाएं। ये सारी जो एक्चुअली प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम महिलाओं की है। और सुरभि जी अब मैं बोलूंगी और आप बोलेंगी, ठीक है? सबसे ये प्रॉब्लम महिलाओं की इसलिए है क्योंकि घर में हर दिन 5.5 घंटे अनपेड डोमेस्टिक वर्क, खाना बनाना, बच्चों का ध्यान सब महिलाएं रखती हैं, और पुरुष जो हैं घर पे सिर्फ 30 मिनट काम करते हैं। और आज की डेट में ये जो सारी वॉर चल रही है पूरे विश्व में,
इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट महिलाओं पे आ रहा है। महिलाएं विधवा हो रही हैं, महिलाएं अपने बच्चों को ध्यान नहीं रख पा रही हैं, महिलाएं घर में खाना नहीं दे पा रही हैं, महिलाओं का स्ट्रेस सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो इस सिचुएशन में हमें सिर्फ महिलाओं के बारे में सोचना है, कैसे हम महिलाओं की पीड़ा कम कर सकें, कैसे हम उनको सिलेंडर पहुंचा सकें, कैसे हम सप्लाई बढ़ा सकें। और ये सब तभी हो सकता है जब हम दो तरफ पे काम करें। एक हमें काम करना है सप्लाई पर, कि हमें बहुत सारे देशों से बात करनी है, हमें हर देश के पास जाना है, हमें रशिया के साथ भी डिस्कशन करना है, हमें अमेरिका के साथ भी करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट रशिया और अमेरिका को छोड़ के भी ऑस्ट्रेलिया जो हमें कोकिंग कोल सप्लाई करता है, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी चलती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए एलाय हो सकता है आगे जाते हुए। और नॉर्वे, डेनमार्क, इन सारे देशों में भी हमें पार्टनरशिप्स करने की बहुत जरूरत है, बिकॉज ये भी गैस सप्लायर्स हैं। तो एक तो हमें सप्लाई बढ़ाना है, दूसरा हमें डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट पर ध्यान देना है कि अगर हमारे यहाँ पर अभी कोई इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, पैनिक बाइंग जो भी हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन चेन में इंफॉर्मेशन करेक्टली फ्लो नहीं कर रहा है। तो अगर वो करेक्टली फ्लो नहीं कर रहा है तो हमारी सरकार के पास, चाहे वो सरकार हो या विपक्ष हो या कोई भी हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि महिलाओं के बारे में सोचें और आप ये देखें कि वो डिस्ट्रीब्यूशन महिलाओं के पास पहुंच रहा है। और वो होता हो सकता है कि हमारे पास SMS हो, हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हो। मिताली जी, एक क्वेश्चन ये भी रेज हो रहा है कि क्या ई कुकिंग की ओर अब ज्यादा ध्यान दिया जाना शुरू कर दिया गया है, या लोग जानबूझकर उधर फोकस करें? क्योंकि अगर ऐसी स्थिति इन फ्यूचर भी आती है तो फिर लोगों को दिक्कतें होंगी, महिलाओं को दिक्कतें होंगी, क्योंकि जो खाना बना रहे हैं या कमर्शियल सिलेंडर्स के भी दाम हम जब बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो वहां पे भी क्या ई कुकिंग की ओर रुझान अब धीरे धीरे डाइवर्ट किया जा रहा है? लेकिन उसमें भी एक ऑब्स्टैकल है, उसमें भी हर्डल है। हर्डल ये है कि हम आप जैसे लोग तो उसे हम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जब गरीब तबके की बात आती है तो वहां पर भी हम देखेंगे चूल्हा ही जल रहा है, या तो फिर वो किसी और पर निर्भर हो जाए, वो उनके खर्चे और बढ़ जाए, तो गरीब की थाली से या गरीब की उस मकान, उस झोपड़ी से एक ईंट खींचने का काम और किया जा रहा है यहाँ। जी बिल्कुल सुरभि, और मैं ये डेफिनेटली कहूंगी कि ये डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है, अमेरिका में ये जो पूरा हो रहा है, उन्होंने अप्रैल 2025 से लेके आज तक पूरा विश्व उसका चुका रहा है, उसका प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि आप ये देखिए, पहले उन्होंने टैरिफ्स लगाए, फिर टैरिफ्स के पूरे ड्रामे हुए, 6 महीने हम सिर्फ यही सुनते रहे, ये टैरिफ वो टैरिफ, फिर 50% टैरिफ, और एटलीस्ट भारत ने कभी अपने घुटने नहीं टेके। हमने उस टाइम पे भी एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लिया, लेकिन हमने रशिया के साथ रिलेशनशिप नहीं तोड़ा, और वो आज हमारे काम आ रहा है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अभी आज की डेट में इंडक्शन कुकिंग कमर्शियल एरियाज में यूज हो सकता है, लेकिन हाउस होल्ड्स में इमीडिएटली उसको स्विच करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। और मैंने ये देखा है महिलाओं से बात करके कि जहां पर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी शॉर्टेज होती है एलपीजी की, तो वो फायरवुड की तरफ जाती हैं, इस इंडक्शन की तरफ नहीं जाती हैं, स्पेशली इन पुअर हाउस होल्ड्स। तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि जो सबसे गरीब तबका है उनको हम सपोर्ट करें, और जो अफोर्ड कर सकते हैं डेफिनेटली उनको इंडक्शन की तरफ जाना चाहिए, माइक्रोवेव कुकिंग की तरफ जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कुकिंग की तरफ जाना चाहिए। मैं खुद इंस्टेंट पॉट यूज करती हूँ घर पे, और वो बहुत अच्छा काम करता है। तो डेफिनेटली सबको ये सोचना चाहिए डिफरेंट वेज पे। ठीक है, अंश जी कुछ कहना चाह रहे, फिर मुझे शुभेंदु जी का अब रुख करना है। अंश जी। सुरभि जी, सच्चाई क्या है कि अगर आप ये पूरी मोदी सरकार की 12 साल की कार्यशैली को देखेंगे तो इसमें जो आत्मनिर्भर भारत की जो वो बात करते थे ना, उनकी इस डेफिनेशन मोदी जी की ये है, आत्मनिर्भर भारत यानी सरकार जो है लोगों को कह रही है कि आप सरकार पे निर्भर मत रहिए, आप खुद अपना आप देखिए कि आपको जो करना है। अभी यहाँ पे जो तमाम जो है कहा जा रहा है कुकिंग गैस के समय पे कि जब उनको सिलेंडर महंगा मिल रहा है कि आप ये ऑल्टरनेटिव कर लीजिए, वो ऑल्टरनेटिव कर लीजिए, यानी आप खुद ही सोचिए, सरकार की कोई निर्भरता नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे कुछ आंकड़ों के ऊपर बात भी होनी चाहिए, और आप यहाँ पे जो पूछ भी रहे थे कुछ सजेशंस को लेके, तो मैं आपको बताता हूँ कि मोदी सरकार कहाँ पे विफल रही है और कहाँ पे उनको काम करने की जरूरत है। और मैं इस
सच्चाई क्या है कि जब 2014 में हम लोग जब तेल को इंपोर्ट करते थे, हम करते थे 140 यूएस डॉलर जो है प्रति बैरल के उस पे, लेकिन लोगों को कितने पे मिलता था? लोगों को मिलता था ऑन एवरेज जो है, अगर आप देखेंगे 72 टू 73 पे पेट्रोल डीजल लोगों को मिलता था। लेकिन आज जब हम जब क्रूड ऑयल को जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो 28 टू 65 जो है ऑन एवरेज जो है मोदी सरकार के 12 साल का रहा है प्रति बैरल में, और लोगों को कितने पे मिल रहा है पेट्रोल डीजल? 90 100 पे। आपको अगर पता होगा कि पहले के टाइम पे सब्सिडाइज्ड रेट पे जो है लोगों को एलपीजी सिलेंडर मिलता था 400 रुपए के पे, आज मोदी सरकार ने वो 12 साल में वो सब्सिडी हटा दी और आपने जो है 42 लाख करोड़ के करीब आपने जो है लोगों से पैसा भरने का काम किया है। अभी मैं एक सरकार का आंकड़ा आपको बताता हूं, रशिया से जब हमें पूरा ये पीआर के सहारे बताया गया कि हमें रशिया सबसे कम दाम पे तेल दे रहा है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, भारी भरकम था, उसकी वजह से क्या है कि आपके जो है गैस सिलेंडर में या फिर आपके पेट्रोल डीजल में कमी आई नहीं आई। लेकिन मोदी के में तो अंबानी, उनका कितना सारा भंडार भर गया, ये सरकार का आंकड़ा कहता है कि अंबानी ने सबसे ज्यादा पैसा भरने का काम किया है। लेकिन एक बात मैं बताता हूं, लेकिन जब सरकार की जो है उनकी जो प्रायोरिटी है, अगर वो चुनावी रैली होगी तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? आपको एक उदाहरण के मैं समझाता हूं कि अगर आपको याद होगा कि पिछली बार जब बंगाल में चुनाव आए तो उस समय पे कोविड की दूसरी सबसे बड़ी जो है वेव आने वाली थी, लेकिन मोदी सरकार की प्रायोरिटी क्या थी? ये नहीं कि हम कोविड की वेव को रोकने का काम करें, उनकी प्रायोरिटी क्या थी? उनकी प्रायोरिटी ये थी, नहीं सुन लीजिए 10 सेकंड की बात है, ये जनता की बात ही मैं कर रहा हूं। मोदी सरकार को आईना दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर, कांग्रेस शासित राज्यों में वैट कम हुआ है क्या? नहीं, मुझे आप एक चीज बताइए कि मोदी सरकार की आज तमाम जगहों पे जाके, चाहे आपने बेंगलोर, तमाम जगह पे आपने जो है सिलेंडर आपने कम सप्लाई करना कर दिया, जहां पे विपक्ष के शासित राज्य बेंगलोर एसोसिएशन, वहां पे उनको होटल को क्या कहना पड़ रहा है कि भाई हमारे पास कमर्शियल गैस का जो स्टॉक है वो नहीं आ रहा है, इस वजह से हमें जो है हम अपने रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ेगा। महाराष्ट्र जो इनका खुद का शासित राज्य बीजेपी का, एनडीए का, वहां पे क्या समस्या आ रही है? आप जो है बांग्लादेश को वहां पे 50,000 टन जो है आप वहां पे उनको तेल देने का काम कर रहे हो, डीजल, और वो भी कितने रुपए पे? 50 रुपए पे जो है आप उनको पर जो है डीजल दे रहे हो लीटर का। लेकिन वही डीजल जो है भारत में लोगों को कितने का मिल रहा है? 90 रुपए का। ये सौतेला व्यवहार क्यों? और जब चुनाव आता है तब आप बांग्लादेश के नाम पे आप वोटरों से जो है वोट लेने का काम करते हो। जनता के लिए इतनी चिंतित है, इतने चिंतित है। सर, आपकी सरकार है हिमाचल और कर्नाटक में, सर वहां पर वैट कम हुआ है? नहीं, हमने तो वहां पे लोगों को राहत देने के लिए हम काम कर रहे हैं। जब हमारी जो है वहां पे क्या काम नहीं, हम वहां पे नहीं, मुझे आप एक चीज बताइए, पेट्रोल जो है, जो क्रूड ऑयल जो वहां से आता है वो कौन करता है? वो सरकार करती है। सर, राज्यों के पास ये अधिकार है या नहीं है? सर, राज्यों के पास ये अधिकार है या नहीं है? वैट आप भी कम कर सकते हैं थोड़ा बहुत या नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर देते? नहीं, सारी चीजों का ठीकरा केंद्र पर फोड़ना है, लेकिन अपने पे बात आ जाए तो फिर मिर्ची लगने लग जाती है। सरकार ने कितना पैसा कम किया? सर, अपने पे बात आए तो मिर्ची लग गई आपको? नहीं, मिर्ची कोई नहीं लगी। आप यहाँ पे अगर बीजेपी का बचाव करने पे कर रही हैं, आप उनसे सुनिए, बीजेपी का बचाव का आरोप मुझ पे मत लगाइएगा। अगर आपने मेरे सवाल कभी सुने नहीं होंगे तो एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। नहीं, मैंने सुना, आपने बीजेपी आप सुन लीजिएगा। ठीक है, सवालों के साथ ही शुरुआत की थी और मैंने कभी भी अपनी डिबेट में सर किसी के साथ बायसनेस नहीं रखा है। आप पर बात आ गई तो आपको तकलीफ हो गई, आप पर बात आ गई तो आपको तकलीफ हो गई, आप पर बात आई तो तकलीफ हुई सर। करने वाला है, ये सबको पता था। मोदी सरकार की क्या नीति थी? मुझे आप एक चीज बताइए, जब ये युद्ध शुरू हुआ तो उस समय पे सबको पता था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान बंद करेगा, लेकिन मोदी सरकार ने क्या उस समय पे नीति बनाई? इस चीज का जवाब दे। लेकिन अगर वो रैली में करने की जगह थोड़ा बहुत सहयोग भी कभी-कभी कर दिया कीजिए, कभी-कभी वो राय मशवरा दे दिया कीजिए, वो रोड मैप बना करके दे दीजिए कि नहीं हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया के जरिए आप उसका क्रेडिट ले जाइए, भले आप बताइए ना कि क्या करना चाहिए। देखिए, हरदीप पुरी जो राहुल गांधी पे तो रोज बयान देने पे तुले रहते हैं, तो वो कब जाके तो वो करेंगे? राहुल गांधी से उनको फुर्सत मिले तब जाके तो वो नीति बनाएंगे। हरदीप पुरी जो क्या, और उसके बाद वही राहुल गांधी जो विदेशों में चले जाते तो भारत की बुराई भी कर देते हैं। सर, उस सुधार पर काम कर ले, सुधार पर काम करने तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। सर, मैंने आपसे इतना पूछा कि क्या आपके पास भी वो राइट है, आपने क्या वैट कम किया या नहीं किया, तो आपको सर इस बात पर भी तकलीफ हो गई। ठीक है शुभेंदु जी, नतमस्तक हो जाएंगे तो हम कैसे करेंगे? शुभेंदु जी सामने वो नतमस्तक हो जाएंगे अगर अमेरिका। ठीक है वंश जी, अब आपको सुन लिया। अब शुभेंदु जी को सर, शुभेंदु जी को सुन लीजिए। एक और बात मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं, आप ये कहते हैं कि उन देशों की तुलना कर दे रहे हैं जहां पर जिनके जो कि हमारे से ग्राफ में बहुत ज्यादा नीचे। सर, फ्रांस में भी, यहां तक कि यूरोप और एशिया पर भी कई ऐसे देश हैं जो जिन पर प्रभाव पड़ रहा है, वहां भी महंगाई बढ़ रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, वियतनाम, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, पोलैंड, सर इन सब जगहों पर भी दाम बढ़े हैं। सर, इसका आपको भी पता है कि मिडिल ईस्ट में अगर युद्ध के हालात बने हुए
तो इसका असर होगा, आपने मुझे इसका असर होगा। सर आप इस तरीके से लोगों को भरमाइए नहीं। सरकार लोगों के लिए क्या कर रही है? स्पेन का आपको पता होगा, स्पेन के वहां के प्रधानमंत्री जो है लोगों को बता रहे हैं कि हम उनको हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। अगर आप देंगे, दुनिया भर के जो है वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति खुद आके लोगों को बता रहे हैं कि हम ये जो हमारी आगे की जो प्रिपेयर्डनेस है, ठीक है मोदी जी की तरह वो कह रहे चुनावी राज्यों में ठीक है वंशी, शुभेंदु जी लोगों को ये बता रहे अब आप बोलिए। लेकिन आप खुद मोदी जी जब आप खुद उनका बचाव करने पर तुले होंगे तो कब उनसे सवाल पूछेंगे? वंशी अब 2 मिनट, अंश जी 2 मिनट शांत हो जाइए। गला खराब हो गया आपका। मैं खाली ये कह रहा हूँ, भारत में 2014 से पहले एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को चला रहा था जो बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था, और उसकी जो इकोनॉमी थी वो वर्ल्ड की सबसे 4 गंदी 5 सबसे वर्स्ट इकोनॉमी में आता था। अरे क्या बात करो, भारत को जो है आत्मनिर्भर किसने बनाया? सुन तो लीजिए, जी 1 मिनट उनका काउंटर करने के लिए सर मैं भी बैठी हूँ, तब तक आप पानी पी लीजिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। सर मैं आपके पास लौट रही हूँ। शुभेंदु जी झूठ बोल रहे हैं, शुभेंदु जी काउंटर करने के लिए बैठी हूँ, यहाँ काउंटर करूंगी। हमारी पार्टी के नेता पे बोल रहे तो मुझे बोलना पड़ेगा। अब वो झूठ परोसने का काम कर रहे हैं आपके आप पे, तो मुझे बोलना पड़ेगा। सुन तो लो, सुन तो लो। ये देखिए, ये जो इंडिया की कपिल जी बोलेंगे, जो कपिल जी तो चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। विपक्ष का सर ये आरोप हम पर भी लगता रहता है कि हम कभी आपसे सवाल नहीं पूछते, हम कुछ कहते नहीं है। सर साल 2006, 2008 यहाँ तक कि सर कई ऐसे दौर रहे जब महंगाई को लेकर के बीजेपी सड़कों पर उतर जाती थी, बीजेपी की ओर से नारेबाजियां की जाती थी। आज आप लोग ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार में क्या होता था, उनकी सरकार, सर उनकी सरकार को छोड़िए, आप लोग क्या कर रहे हैं ये बताइए। मैं फिर से मैं आ रहा हूँ। 2014 जनवरी जब हमारी सरकार नहीं आई थी, 1244 रुपए 1368 रुपए एलपीजी का नॉन सब्सिडाइज रेट था, बाकी आप सब्सिडी से पूरा करते थे। मजाक बना रखा है आप लोगों ने। घरेलू सिलेंडरों की बात आप कर रहे हैं सर। हम तो यही कह रहे हैं कि सर 2004 से 2014 के बीच में जो दाम हुआ करते थे एलपीजी गैसों के, वो लगभग 241 से बढ़कर के 410 तक गए थे। आपकी सत्ता जब आई 2014 के बाद से साल 2026 के अगर आंकड़ों पर गौर करें तो सर ये 1000 तक की कीमतें पहुंच चुकी हैं। सीधे सीधे हाइक 500, 600, 700 तक चला गया है। आप सर ये सर पुरानी सरकारों का जिक्र ना कीजिए ना, इतने समय से आप लंबे समय से आप सरकार में हैं, आप उस पर अगर बदलाव पर ध्यान देते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। मेरे पास समय का अभाव है, समय का अभाव है सर। भारत चौथी, ठीक है मेरे पास समय का अभाव है और इसी वजह से अब इस डिबेट को मुझे यहीं समाप्त करना पड़ा है। सवाल तो बहुत सारे थे, बहुत सारे सवालों के अभी तक भी जवाब हमें मिल नहीं पाए। बहरहाल हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुभेंदु शेखर जी हमारे साथ, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन जुड़े हमारे साथ, अंश वत्स कांग्रेस स्पोक्स पर्सन जुड़े, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन जुड़े और अतुल अग्रवाल जी इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़े, मिताली निकोरी जी हमारे साथ इकोनॉमिस्ट जुड़े। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। और कई ऐसे सवाल जो कि अभी भी जनता के जहन में तो है, लेकिन उन जनता के सवालों के जवाब कब तक मिलेंगे ये किसी को नहीं पता।